ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। सो हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको बोलते हैं हम बीपीटी। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं इसका कन्वर्स, पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 3 एग्जांपल्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ऑलरेडी बता दिया था, फिर से अभी एक बार रिवाइज करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को या कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वेरी सिंपल डेफिनेशन था, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी similar if the first condition corresponding angles should be equal, and the second condition is that corresponding sides ratio should be equal, or we can say that the corresponding sides are proportional, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होना चाहिए, और उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी, ये है 2 3 4 इसके साइड्स, और यहाँ पे मान लिया हमने 60, यहाँ पे मान लिया हमने 70, और ये हो गया हमारा 50। यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे डी ई एफ, इसका साइड हमने मान लिया 4, इसका 6 और इसका 8। सो ये हो गया हमारा 60 डिग्री एंगल, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। देखेंगे अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी एक इक्वल एंगल को उठाएंगे दोनों में से। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी विल बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, यानी एंगल ए एंगल डी क्या हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। हम यहाँ से अभी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, यानी घूमेंगे। तो अगर ऐसे अगर क्लॉकवाइज में घूम रहे तो कहाँ पे पूछ रहे हैं हम, एंगल सी के पास। वैसे एंगल डी से क्लॉकवाइज में घूमो तो कहाँ पे पहुंचेंगे, एंगल एफ के पास। यानी एंगल सी एंड एंगल एफ क्या हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से वो किसके बराबर हो गए, 50 के बराबर। वैसे एंगल सी से अब क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचेंगे, एंगल बी के पास पहुंचेंगे। वैसे एंगल एफ से अगर क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे, एंगल ई के पास। यानी एंगल बी एंड एंगल ई को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है। सो देखो अभी 3 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, अभी बाकी 3 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। सो यहाँ पे हम उठाएंगे ए बी, और इधर से ले लेंगे हम डी। अब इनका रेशियो निकालेंगे 2/4, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर से यहाँ से अभी क्लॉकवाइज में घूमो तो अभी नेक्स्ट साइड कहां से पहुंचेंगे, एसी पे पहुंचेंगे। वैसे यहाँ पे पहले डी लिया तो अभी क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचेंगे, डीएफ पे पहुंचेंगे, यानी ये हो जाएगा 3/6। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। वैसे अभी एसी से क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचेंगे, बीसी के पास। नेक्स्ट वैसे ही डीएफ से अभी क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पूछेंगे, ईएफ के पास। सो इसका भी रेशियो निकालो, 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। देखो हम क्लियरली देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये हो गया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ ओके, अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी, और इसका दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम है।
ओके, वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। यानी अगर हमने कोई भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन खींचा है, एक साइड का पैरेलल है, यानी वो दूसरे दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो भी लाइन है वो अदर टू साइड्स को क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा करके हमें प्रूफ करना है। ये है हमारा स्टेटमेंट। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, इसका नाम कर देंगे ए बी सी। यहाँ पे कोई एक लाइन है, इसका नाम दे देंगे हम डी। ओके, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो लाइन है इस ट्रायंगल का बीसी को क्या है? पैरेलल है। तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ये दो बाकी दो बचे हुए साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो डी और एक तो ई। फिर बाद में द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये दो साइड्स है वो क्या करेंगे? इस लाइन में ये दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सो देखिए हमारा प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट होता है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? ये जो डी है वो किसके पर पैरेलल है? साइड बीसी के पैरेलल है। और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ये जो लाइन डी है ये दोनों साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में। इट मींस AD अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। सो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रूफ में हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो थोड़ा समय थोड़ा कंस्ट्रक्शन जैसा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ड्रॉ EF perpendicular to side AB and draw DG perpendicular to side AC and join CD and BE, join CD and BE। I think you all know the area of triangle formula. What is the area of triangle formula? Area of triangle that is of base into height। ओके, सो यहां पे भी हमें यही करना है। पहले लेफ्ट साइड वाले दो ट्रायंगल लेना है। चलो कौन सा है? ट्रायंगल ADE। ओके, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा इसका? AD इंटू हाइट, इसका हाइट कौन सा हो जाएगा? EF। और वैसे अभी नीचे वाला ट्रायंगल का ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE सेम फार्मूला, हाफ इंटू बेस। अभी बेस क्या हो जाएगा हमारा? DB इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारा? EF। EF क्या होगा? क्योंकि ये ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल है। देखो हमारे पास ऐसा कोई एक ट्रायंगल है ऑब्टूस एंगल्ड। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। सो अगर मुझे इस पॉइंट से अगर इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है तो क्या करूंगा? मैं इस साइड को क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा, तब जाके मैं इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी ये कहाँ पे मिल रहा है हमको? एक्सटीरियर में मिल रहा है। ये कब होता है? जब ट्रायंगल एक्सटीरियर मतलब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का, तभी ये पॉसिबल है। ओके, सो इसलिए अभी इसका भी, इस ट्रायंगल का भी मुझे अगर ई पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो मैं क्या करूंगा? इस BD को एक्सटेंड करूंगा, तब जाके तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। इसीलिए इसका हाइट क्या हो जाएगा? EF। अभी हमें ना ये दोनों एरियाज को क्या करना है? डिवाइड करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। सो यहाँ पे मिल के आ जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EF अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EF। यहाँ पे 1/2 कट हो गया, EF कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? AD अपॉन DB। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब वैसे हम राइट साइड वाले ट्रायंगल लेंगे, AED, या तो आप लिखो ADE, तो कुछ फर्क तो नहीं होने वाला है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE,
सो अब इसका क्या हो जाएगा बेस, अभी राइट साइड से बात कर रहे हैं, इसका इसका बेस कितना हो जाएगा AE इनटू हाइट, अब इसका हाइट कौन सा हो जाएगा DG। नेक्स्ट वैसे अभी नीचे वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, सेम फार्मूला हाफ इंटू बेस, अब इसका बेस क्या हो जाएगा EC इंटू हाइट, इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखो ये तो एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट जो भी है वो एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर में आएगा, क्योंकि अगर मुझे D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो कहां पे मिलेगा एक्सटीरियर, क्योंकि मुझे C को क्या करना है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा DG। अभी फिर से ये दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है एरियाज को, यानी इसका भी रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। सो डिवाइड करते हैं 1/2 इंटू AE इंटू DG अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DG। देखो यहाँ पे भी 1/2 कट हो गया, DG कट हो गया, बचा क्या है हमारे पास AE अपॉन EC, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके और हम क्लास 9th में पढ़ चुके थे, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में रहते हैं तो आपस में उनका एरिया भी क्या होता है सेम। सो यहाँ पे कौन से ट्रायंगल है, देखो एक तो ट्रायंगल है DEB और वैसे ही है DEC, ये दोनों ट्रायंगल का बेस कौन सा है DE है, और ये दोनों भी कौन से लाइन के बीच में है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में, यानी आपस में इनका एरिया भी क्या होता है सेम होता है। सो ये हो गया ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, that is DE, and between the same parallel lines, सो उनका एरियाज भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो उनका एरियाज इक्वल हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE will be is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। CD लिखो या तो CED लिखो, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हमने अपसाइड में CED लिखा है ना, तो यहाँ पे हम CED लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ओके अगर कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम है और वो दोनों भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो आपस में उनका एरिया भी क्या होता है इक्वल होता है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अभी हम एक काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। सो LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इस CED के जगह हम BDE पुट कर सकते हैं क्या, यस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल टू, इसका RHS कितना है AE अपॉन EC। अब इसको मानेंगे इक्वेशन 4। अभी हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब उनका RHS भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4। ओके सो इन दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब उनका RHS भी क्या होता है सेम। सो क्या मिलेगा हमारे पास AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें यही प्रूफ करना था, क्या चेक करेंगे एक बार, देखो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, हमें यही प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। सो पहले हम लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल लिया है, उनका एरिया निकाला है, उसके बाद उनको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे एक आंसर निकल के आएगा AD अपॉन DB। फिर वैसे हमने राइट साइड के दो ट्रायंगल लिया है, एरिया उस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला है, उसके बाद उसका भी हमने डिवीजन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया AE अपॉन EC, इसको माना हमने इक्वेशन 2। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल है, उनका बेस सेम है और वो दोनों भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो आपस में उनका एरिया भी क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि वो क्लास 9th में पढ़े थे। सो फिर बाद में हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है
2 एंड 3 को, तो वहां से मिला हमारे पास एरिया ऑफ एडी विल अपॉन एरिया ऑफ बीडी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी मिला है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 4। फिर बाद में हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 को और 4 को। यहाँ पे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 4 में उनका दोनों का एलएचएस सेम है, तो इसका मतलब उनका आरएचएस भी क्या होता है, सेम होता है। वही है एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर चुके हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी इसका कन्वर्स भी शुरू करते हैं। इसका कन्वर्स करने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ द कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो है थ्योरम 6.2। अब स्टेटमेंट ये है हमारे पास, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई भी एक लाइन दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो जो भी लाइन है वो थर्ड साइड को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। यहाँ पे कोई तो भी एक लाइन है, चलो उसको मान लिया हमने डी। ये जो लाइन है ये दो साइड्स को क्या किया है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है, और हमें पूछना है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है इस थर्ड लाइन को क्या है, वो थर्ड साइड को पैरेलल है करके हमें प्रूफ करना है। सो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी विल बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये तो गिवन है क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, तो हमने वही लिखा है। अभी टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो लाइन है ये थर्ड साइड को क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, यानी डी पैरेलल टू बीसी। चलो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो अगर ये डी को इसका पैरेलल प्रूफ करना है बीसी के, इसका मतलब प्रेजेंट हम मानेंगे कि डी जो है वो बीसी का पैरेलल नहीं है। लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। सो यहां पे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा, तो कोई अपने दूसरा लाइन ले लेंगे। लेट डी ई डैश यानी ड्रॉ डी डैश पैरेलल टू साइड बीसी। यहाँ पे हमने डी डैश मान लिया है, ड्रॉ किया है, वो किसके पैरेलल है, बीसी के। सो अगर डी डैश पैरेलल टू बीसी है, सो हम बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी विल बी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। ये कहां से आया है, इट इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीसी। क्या था वो स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो वही किया क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ड्रॉ डी डैश पैरेलल टू बीसी, हमने यहाँ पे डी डैश को पैरेलल ड्रॉ किया बीसी के बराबर। इसका मतलब ये जो डी डैश है ये दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। बट हमारे पास क्या गिवन है, एडी अपॉन डीबी विल बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो दोनों में भी एलएचएस सेम दिख रहा है, इसका मतलब उनका आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी फ्रॉम 1 and 2 इनके एलएचएस इक्वल है तो आपस में उनका आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। यानी एई डैश अपॉन ई डैश सी will be is equal to AE upon EC। यहां पे ना हमें दोनों साइड को 1 ऐड करना है, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या मिलके आ जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 will be is equal to AE अपॉन EC प्लस 1। अभी इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, E डैश C मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा, AE डैश प्लस ई डैश सी विल बी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा ईसी और ऊपर में मिलेगा हमारे को एई प्लस ईसी। अभी बाकी का आंसर यहां पे लिखेंगे हम, एई डैश प्लस ई डैश सी, एई डैश प्लस ई डैश सी पूरा जब इन दोनों पार्ट को प्लस करें तो कंप्लीट पार्ट क्या मिलेगा हमको, एसी मिलेगा।
अपॉन ई डैश सी विल बी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी। एई में अगर मैं ईसी को प्लस करूंगा कंप्लीट कौन सा साइड मिलेगा मुझे, एसी मिलेगा, अपॉन क्या है ईसी। सो यहां से एसी एसी कट हो जाएगा, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ई डैश सी विल बी इज इक्वल टू ईसी मिलेगा। देखो ई डैश सी और ईसी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों पॉइंट आपस में सेम होंगे तभी तो पॉसिबल होगा, नहीं तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash कोइंसाइड। जब E और E डैश कोइंसाइड करेंगे तभी तो E डैश C और EC इक्वल होगा, नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अभी हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, D डैश पैरेलल टू BC, D डैश पैरेलल ड्रॉ किया था किसके बराबर, BC के। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया, E एंड E डैश कोइंसाइड, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब D डैश की जगह E डैश की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, E। सो DE पैरेलल टू BC, हमें यही प्रूफ करना था क्या, एक बार चेक करेंगे हम। टू प्रूफ में क्या है, DE पैरेलल टू BC, हमें यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर चुके हैं। सो हेंस प्रूव्ड। This is the converse of basic proportionality theorem. I hope you all understood very well. So now both the theorems completed. So now we have the 3 examples. So before starting the first example, please pause the video to note it down. Okay, the example 1 is that if a line intersect sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively. ओके, यहाँ पे एक लाइन है AB और AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं D और E के पास रेस्पेक्टिवली, यानी एक ऑर्डर में, एंड इज पैरेलल टू साइड BC, और जो भी लाइन है वो BC का पैरेलल है। सो प्रूफ दैट AD अपॉन AB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन AC, हमें प्रूफ करना है और सीधा फिगर बोला है, ये है फिगर। सो हमारे पास क्या गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है, जो भी लाइन ड्रॉ किया है वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कहां पे, D पे और E पे, और वो जो भी है वो BC के क्या है, पैरेलल। सो ऑलरेडी दे रखा है DE पैरेलल टू BC, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन AC। चलो अभी हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है, यानी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये DE इस BC का पैरेलल है, इसका मतलब ये जो लाइन D है ये दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। सो हमारे पास क्या मिलेगा, AD अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहां से आया है, बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी क्या करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा ये, DB अपॉन AD विल बी इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अभी क्या करना है, अभी ये दोनों में 1 को प्लस करना है, एडिंग 1 बोथ साइड्स। सो क्या मिलेगा हमारे पास, DB प्लस AD, सॉरी DB अपॉन AD प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। अभी इनको एलसीएम निकालो, इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, AD, ऊपर में क्या मिलेगा, DB प्लस AD विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर AE, और ऊपर में क्या मिलेगा, EC प्लस AE। देखो जब DB में AD को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, DB में AD को प्लस करेंगे तो कंप्लीट साइड क्या मिलेगा, AB अपॉन AD विल बी इज इक्वल टू, जब EC में AE को ऐड कर रहे हैं, जब EC में AE को ऐड कर रहे हैं तो कंप्लीट साइड क्या मिलेगा, AC अपॉन AE। देखो हमारे आंसर आ चुका है ऑलरेडी, बस इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल, फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल। सो क्या हो जाएगा,
AD upon AB will be is equal to AE upon AC। यही हमें प्रूव करना था, एक बार चेक करो। AD upon AB will be is equal to AE upon AC, यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। देखो और एक बात, देखो इसी थ्योरम को हम और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे AD अपन AB लिया है ना, तो अभी हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको कंप्लीट AB अपन DB भी ले सकते हैं। सर वो कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया ना, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 प्लस करेंगे। इस स्टेज में हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे AD अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। सो इसको अगर यहीं पे मैं +1 करूंगा तो क्या मिलेगा, AD अपॉन DB +1 विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा +1। सो इसका हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC हो जाएगा। सो जब AD में अगर DB को प्लस करूंगा, AD में DB प्लस करूंगा तो कंप्लीट क्या मिलेगा, AB अपॉन DB मिलेगा, और जब AE में EC को प्लस करूंगा तो कंप्लीट AC मिलेगा मुझे। सो AC अपॉन EC हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, ओके। ये आप एक बात याद रखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये DE अगर इस साइड BC का पैरेलल है, इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला होता है AD अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये एक चीज हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था सेकंड वाला पार्ट, AD अपॉन AB विल बी इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और तीसरा पार्ट भी हमने प्रूफ किया है, वो क्या है, AB अपॉन DB विल बी इज इक्वल टू AC अपॉन AE। यानी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कोई भी ट्रायंगल में अगर इस DE अगर BC का पैरेलल है थर्ड साइड का, तो हम ये 3 कंडीशन को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, ओके। ये जो नॉलेज था ये मैंने एक्स्ट्रा में बताया, क्योंकि आगे जाके अगर कोई क्वेश्चन में यूजफुल होगा तो आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर यही तक खत्म हो जाएगा, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब एग्जांपल 2 देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है और उसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट से E एंड F वो नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर है, वो कौन सा AD और BC, सच दैट वो जो भी EF है इज पैरेलल टू AB। और जब भी जो वो 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन आएगा वो किसके पैरेलल बोल रहा है, AB के पैरेलल। So see the figure. Now show that, हमें शो करना है AE अपॉन ED will be is equal to BF अपॉन FC। चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन क्या है, ऑलरेडी ABCD से ट्रेपेजियम बोल रहे हैं और AB क्या है, इस DC का पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, E and F are points on the non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। अगर ये जो EF है अगर AB का पैरेलल है, इसका मतलब ये EF DC का भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो डायरेक्ट लिखेंगे EF पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू DC। चलो अभी यहाँ पे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, AE अपॉन ED विल बी इज इक्वल टू BF अपॉन FC प्रूफ करना है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। सो यहाँ पे हमें कोई तो भी एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो AC या तो DB। चलो हमने मान लिया है AC को ड्रॉ करेंगे डायगोनल। जब हमने AC को ड्रॉ किया है तो यहाँ पे जो EF को कहीं ना कहीं तो टच कर रहा है ना, तो इसको हमने मान लिया है O, ओके। चलो नाउ अभी हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जॉइन AC, ओके। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इन ट्रायंगल ADC। देखो ये EF किसके पैरेलल है, DC, EF पैरेलल टू DC है। इसका मतलब ये जो EO है ये तो इस EF का टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा भी इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो हम लिखेंगे ना EO पैरेलल टू
DC। सो देखो इस ट्रायंगल में अगर ये EO इसका पैरेलल है, इसका मतलब ये जो EO है ये दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। सो हमारे पास क्या मिलेगा, AE अपॉन ED विल बी इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये कहां से आया है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ओके, नेक्स्ट अभी ट्रायंगल चेंज करेंगे, अभी हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। वो कौन सा ले लेंगे हम, CBA या तो CAB, आप कैसे भी ले लो। चलो हमने मान लिया CAB इन ट्रायंगल CAB। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये EF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल। अगर ये OF भी इस AB का क्या हो गया, पैरेलल, क्योंकि ये जो OF है इस पूरा EF का क्या वो टुकड़ा है ना। सो हम लिखेंगे OF पैरेलल टू AB। अगर ये OF इसका पैरेलल है तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो ये जो भी है यानी ये CF या FC कैसे भी लिखो, कोई कंफ्यूज नहीं है, FC अपॉन FB विल बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, OC अपॉन OA। अभी हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेक द रेसिप्रोकल। सो टेक रेसिप्रोकल्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा FB अपॉन FC विल बी इज इक्वल टू OA अपॉन OC। ओके, देखो OA लिखो या AO लिखो, कोई कंफ्यूज नहीं है। सो ऊपर में मैंने AO लिखा तो यहाँ पे मैंने OA को AO लिखूंगा और OC तो OC है डायरेक्ट। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, अच्छा ये कैसे आया है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। चलो अभी देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों में हमें क्या दिख रहा है, RHS क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब उनका LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां पे लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब उनका LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे AE अपॉन ED विल बी इज इक्वल टू FB अपॉन FC। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। देखेंगे AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC। देखो वहां पे हमें FB लिखा और यहाँ पे BF है, यानी इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे रिवरेट भी कर सकते हैं। AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस proved। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay students, now the example 3, that is in figure PS upon SQ will be equal to PT upon TR and PST will be equal to angle PRQ दिया है। और प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है PQR इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है कंप्लीट PQR, उसे हमें क्या प्रूफ करना है, आइसोसीलस। आइसोसीलस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, a triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle। सो इस ट्रायंगल में हमें दिखाना पड़ेगा कोई तो भी दो साइड इक्वल, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो PQR है वो एक इक्वल आइसोसीलस ट्रायंगल बनेगा। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, PS अपॉन SQ विल बी इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST विल बी इज इक्वल टू एंगल PRQ दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव PQR इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल। ये जो PQR ट्रायंगल है उसको हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है, आइसोसीलस। देखो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ। सी गिवन क्या है हमारे पास, PS अपॉन SQ विल बी इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन है ना। सो देखो PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, यानी ये जो लाइन है ये दो साइड को क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ST will be parallel to the side QR। रीजन क्या है हमारा, by converse
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स क्या बोलता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पे ये जो एसटी है ये दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है थर्ड साइड का क्या हो जाएगा? पैरेलल। हमने वही लिखा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो अगर ये इसका पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, सो हम लिखेंगे एंगल PST will be is equal to एंगल PQR। ये कैसे हो गया? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसको मान लेंगे कोई हम इक्वेशन 1। और हमारे पास और एक भी गिवन है ना, बट क्या गिवन है? एंगल PST will be is equal to एंगल PRQ। ओके, ये भी गिवन था, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में हमें क्या कॉमन दिखा है? देखो दोनों में भी LHS सेम दिख रहा है, इसका मतलब उनका RHS भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इनके LHS इक्वल है, तो इसका मतलब उनका RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल PQR will be is equal to एंगल PRQ। देखो PQR एंड PRQ ये दोनों एंगल क्या हो गए? आपस में इक्वल। अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब इनका अपोजिट वाला साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। सो कौन सा हो जाएगा? देखो PQR, इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है? PR। एंड PRQ के अपोजिट साइड कौन सा है? PQ। देखो ये कैसे आ गया? ये ट्रायंगल में दोनों साइड्स हमने इक्वल दिखाया, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस। बट ये PR PQ के बराबर क्यों हो गया? इसका रीजन क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पे द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो भी साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट रहेंगे आपस में वो साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रीजन होता है। सो इस ट्रायंगल PQR में ये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस। सो हम लिखेंगे डायरेक्ट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें यही प्रूफ करना था, चेक करो। To prove PQRS is an isosceles triangle, yes हमने प्रूफ कर दिया है। So this is the final answer. I hope you all understood. So with this example our exercise 6.2 introduction completed. So in the next video we will see the solutions of exercise 6.2. Till then, bye bye.